Hello and hi, welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is Alok Singh and today we are going to deal with a real life based case study analysis. दोस्तों Chronicles के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम एक केस स्टडी एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि रियल लाइफ इंसिडेंसेस पे बेस्ड है। इस टॉपिक में हम जो है एथिक्स के डायमेंशंस को डील करेंगे और ये देखेंगे कि एथिक्स का रोल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का रोल भारतीय लोकतंत्र में क्या है, और तीसरा डायमेंशन इसी केस स्टडी की एनालिसिस में इम्प्लिसिट है, वो है रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन सोसाइटी यानी कि आज के भारतीय समाज में भारतीय मीडिया का क्या रोल है। तो आज का जो हम केस स्टडी एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें जो एनालिसिस हम ले रहे हैं वो एक रियल लाइफ इंसिडेंसेस से बेस्ड है, जिसमें एक आईएएस कपल ऑफ 1994 बैच एजीएमयूटी कैडर के इंसिडेंसेस या उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब डेवलपमेंट्स पास्ट ईयर कुछ ऐसी रही हैं कि ये जो आईएएस कपल है दिल्ली में पोस्टेड था, राइट, एजीएमयूटी कैडर से बिलोंग करने की वजह से इनकी पोस्टिंग जो है दिल्ली में थी और इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो कि मीडिया में क्वाइट कंसर्न और क्रिटिसिज्म लेके लास्ट ईयर आया था। और इसी डेवलपमेंट के बिहाफ पे ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है जिसमें इसमें से एक आईएएस ऑफिसर को जो है कंपल्सरीली जो है रिटायर कर दिया है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये केस स्टडी है क्या। ये केस स्टडी जनरली जो है आपके आईएएस कपल से रिलेटेड है, एज आई डिस्कस कि 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस ऑफिसर्स हैं और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शाम के वक्त इन आईएएस कपल ने जो है वहां के प्रैक्टिस कर रहे एथलीट्स को फोर्सफुली जो है उस स्टेडियम से इवेक्ट कर दिया, यानी कि स्टेडियम को खाली करने के लिए बोल दिया था, राइट। अब ये इशू ये था कि स्टेडियम जो है त्यागराज स्टेडियम एथलीट्स के प्रैक्टिस करने के लिए बना हुआ है, लेकिन इन आईएएस कपल्स ने जो है शाम के 5 बजे ये इस बात से जो है स्टेडियम को खाली करा दिया कि उन्हें जो है स्टेडियम के ट्रैक्स पे जो है वॉक करना था अलोंग विद देयर डॉग, यानी कि अपने कुत्ते के साथ जो है ट्रैक पे जो है उनको टहलना था। इसलिए जो एथलीट जो नेशनल लेवल पे compete करने वाले हैं, जो भारत के लिए इन फ्यूचर मेडल लेके आते थे, उनको जो है इस स्टेडियम को जो है फोर्सफुली इवेक्ट करने के लिए बोल दिया, राइट। तो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड जो है फॉर द टाइम बिंग जब ये पिक्चर कैप्चर हुई तो लास्ट ईयर मीडिया में काफी क्रिटिसिज्म एराइज हुआ और ऑलरेडी इंडियन सिविल सर्विसेज या इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक नेगेटिव प्रेरोगेटिव में देखी जाती है। तो इस इंसिडेंसेस ने जो है वंस अगेन जो है सिविल सर्विसेज को काफी क्रिटिसाइज किया। यू कैन सी कि ये एक मिंट का आर्टिकल है जिसमें एक हेडलाइन दी गई है, रेमेडी फॉर पावर ड्रंक बाबू, यानी कि सत्ता के नशे में चूर पावर ड्रंक बाबू के लिए एक रेमेडी इन्होंने कोर हेडलाइन दी है। तो इसमें आप मीडिया का एक रोल या ओपिनियन देख सकते हो कैसे ब्यूरोक्रेसी की तरफ एक नेगेटिव परसेप्शन है, राइट। तो इसी इंसिडेंट्स के होने के बाद जैसे ही ये न्यूज ये एक्टिविटी इन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की मीडिया में आती है, पब्लिक में क्रिटिसिज्म होता है, तो गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी मेजर्स लेती है और इन आईएएस कपल्स का जो है ट्रांसफर कर देती है, यानी कि जो हस्बैंड होते हैं उनका ट्रांसफर जो है लद्दाख के लिए कर देती है और वाइफ का जो लेडी आईएएस ऑफिसर थी उनका ट्रांसफर जो अरुणाचल प्रदेश में कर देती हैं। अब क्योंकि ये एजीएमयूटी कैडर से बिलोंग करते हैं, एजीएमयूटी कैडर इन द सेंस कि जो भी आईएएस ऑफिसर्स प्रीवियसली सिलेक्ट होते थे उनका कैडर अलॉटमेंट होता था। तो अगर वंस दे हैव बीन अलॉटेड दिस कैडर तो इनकी पोस्टिंग यहीं पे होती थी, जिसमें ये आइदर अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड होते, गोवा में होते, मिजोरम में होते या यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो है इनकी पोस्टिंग होती। तो प्रीवियसली एज दे वर सर्विंग इन दिल्ली, ये दिल्ली में सर्व कर रहे थे और पोस्ट दिस इंसिडेंट्स इनका जो है ट्रांसफर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कर दिया जाता है। रीजन बीइंग पनिशमेंट्स, शंटिंग की जाती है इनकी इस एक्टिविटी से। लेकिन इस डेवलपमेंट पे एक और की इशू है, वो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि एज अ मेजर ऑफ पनिशमेंट या डिसिप्लिनरी एक्शन इन ऑफिशियल्स का ट्रांसफर जो है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में किया जाता है और ऐसे इसे पनिशमेंट की तरह देखा जाता है। लेकिन एक इशू हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस, व्हाट इज बीइंग प्रीच्ड एंड व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस, राइट। अब जनरली हम इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री मानते हैं, राइट। जो भी हमारी स्टेट्स हैं वो इक्वल लेवल पे हैं, राइट।
कोई भी सिटी या टाउन जो है उनको हम इक्वलिटी के लेवल पे देखते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा मेजर लिया जा रहा है जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस, और अगर बोला जाता है कि इनकी दिल्ली से अगर ट्रांसफर जो है लद्दाख के अरुणाचल प्रदेश में मतलब कर दिया जाए, तो एक नेगेटिव परसेप्शन है इन एरियाज को लेके, लद्दाख को लेके और अरुणाचल प्रदेश को एक नेगेटिव परसेप्शन है सोसाइटी में, सिविल सर्विस ऑफिसर्स में, या मोर लार्जली जो है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म था कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को हीन भावना से देखा जा रहा, तभी शायद पनिशमेंट के लिए वहां पोस्टिंग की गई, राइट। तो एक परसेप्शनल वे पे ये भी एक एथिकल कंसर्न है रिगार्डिंग कैडर अलॉटमेंट या सर्विस एलोकेशन, कि एज एन आईएएस ऑफिसर यू आर एक्सपेक्टेड टू सर्व ऑल ओवर द इंडिया, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो देश के किसी भी कोने में जो है आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। लेकिन अगर मोटिव पनिशमेंट का है, राइट, मोटिव अगर पनिशमेंट का है या डिसिप्लिनरी एक्शन का है और ऐसी जगह पे पोस्टिंग की जा रही है, तो हमारे जो कोर वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यूज है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसमेंटल होते हैं, राइट। तो ये तो एक ब्रीफ सा डिस्कशन है कि इमीडिएटली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जिसमें कपल्स को जो है इनकी ट्रांसफरिंग अरुणाचल प्रदेश और आपकी जो है लद्दाख में कर दी। ये पास्ट ईयर डेवलपमेंट था। लेकिन ऑफ रिसेंट 4-5 दिन पहले, 4-5 डेज बिफोर, इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये एक न्यूज आई थी कि जो ये लेडी आईएएस ऑफिसर है, इनको जो है कंपल्सरली जो है सर्विसेज से अब रिटायर कर दिया गया है। ये प्रीवियसली आपकी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन इंडिजिनियस अफेयर्स इन अरुणाचल प्रदेश में अब तक सर्व कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इनको कंपल्सरली जो है रिटायर कर दिया है, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या जस्टिफिकेशन और किस रूल के बिहाफ पे जो है इनको कंपल्सरली रिटायर कर दिया गया। हम ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, कि परमानेंट सर्विसेज है, हमें कोई हटा नहीं सकता, राइट। कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई हैं, जो कि हमारे पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें हमारे अपॉइंटमेंट, टेन्योर ऑफ द सर्विसेज, रिमूवल और डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल की मेंशनिंग की गई है। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी कुछ पावर है जिसमें जो है इनके टेन्योर से पहले इनको रिटायर कर दिया जाए? ऐसी कुछ पावर से फंक्शन है जिसके बिहाफ पे इन लेडीज आईएएस ऑफिसर को जो कंपल्सरी रिटायर किया गया? देन आंसर इज यस। और ये लॉ जो है आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 में एम्बिड है, जिसमें आपका फंडामेंटल रूल जो आप रूल 48 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के बिहाफ पे इन लेडी आईएएस ऑफिसर को जो है रिटायर कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इस रूल का एम्बिट या कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। ये रूल बनाया गया था जो भी हमारे सिविल सर्विसेज ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका पीरियोडिक रिव्यू किया जाए। यानी कि ऑल्दो हम समझते हैं कि सिविल सर्विसेज एक परमानेंट सर्विसेज है, राइट, कोई भी गवर्नमेंट हम सर्विस लेते हैं तो एक परमानेंट इन नेचर है, आराम से हम 30-35 साल तक सर्व कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये रूल फ्रेम किया हुआ है कि आप जो भी गवर्नमेंट में फंक्शन कर रहे हैं तो एट ए रेगुलर इंटरवल 5 साल 10 साल पे जो आपकी पीरियोडिक रिव्यू होगी। एसीआर एनुअल बेसिस पे आता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसमें आपकी फंक्शनिंग देखी जाती है, जिसमें आपकी पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारी चीजों को डिटरमिन किया जाता है। तो गवर्नमेंट इस रूल के बिहाफ पे जो आपकी पीरियोडिक रिव्यू करती है और कुछ भी ऐसा एनोमली पाती है, यानी कि अगर वो देखती है कि आप कुछ करप्ट एक्टिविटी कर रहे हैं या इस पोस्ट के लिए आप इनइफेक्टिव हैं, आप उस पोस्ट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी इंटीग्रिटी अंडर क्वेश्चन मार्क है, तो आपको जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपकी रिटायरमेंट डेट पहले से थी, आपकी जो 60 इयर्स पे आप रिटायर कर जाएंगे, उससे पहले ही आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो इसी बिहाफ पे जो है इन लेडी आईएएस ऑफिसर को पोस्ट दिस इंसिडेंट जो है कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। और ग्राउंड क्या दिया गया? ग्राउंड ये दिया गया है लैक ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि इन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये इंटीग्रिटी को लैक करती हैं। इनके पास ये मोरल वैल्यू नहीं थी कि जो भी पोजीशन, जो भी पावर एंड अथॉरिटी दी गई है उसके कमेंसरेट ये फंक्शन करे। यानी कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया इन लेडी आईएएस ऑफिसर का, और उस बिहाफ पे ये पाया गया कि इनकी इंटीग्रिटी अंडर क्वेश्चन मार्क थी और ये एक इनइफेक्टिव ऑफिशियल थी जो भी पोजीशन पे फंक्शन कर रही थी। और इस बिहाफ पे जो है इनको है कंपल्सरीली जो है रिटायर कर दिया गया है, राइट। तो
ये ब्रीफ सी डेवलपमेंट थी, जो करंट डेवलपमेंट है। अब इसी बिहाफ पे हम जो है पूरे टॉपिक को डायग्नोस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, सिविल सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट जब हुआ तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, और रियलिटी में इन टर्न जो हम एक्सपेक्टेशन जो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट ऑफिशियल से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो मीट आउट हो रही हैं। और जो भी पावर्स एंड फंक्शंस इन गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिए गए हैं क्वाइट लार्ज हैं, राइट। उनका यूज और मिसयूज हो सकता है, इसलिए कुछ एथिक्स भी इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए मैंडेट होता है। एथिक्स इन सिविल सर्विसेज क्या होगा, अब वो हम आगे देखेंगे। एंड फिर फर्दर क्वेश्चन मार्क करेंगे कि इनकी इफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी जो सोसाइटी एट ए लार्ज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडियन डेमोक्रेसी। सिविल सर्विसेज का रोल भारतीय लोकतंत्र में क्या है। तो पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की देख लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट, राइट। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था तो एक डिबेट चल रहा था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फाउंडिंग फादर्स में कि सिविल सर्विसेज को अडॉप्ट करना चाहिए, इस मशीनरी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो फाउंडिंग फादर्स थे या जो लोगों के बीच में क्रिटिसिज्म था कि सिविल सर्विसेज जो है एक ब्रिटिश लेगेसी है, कॉलोनियल रूल का एक हिस्सा रही है, तो इसको जो है डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रॉमा जो है हमारे इंडियन सोसाइटी में था। अब ब्रिटिशर्स के एम्बिट में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फंक्शन करते थे वो एज यू नो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो क्वाइट एक्सप्लॉयटेटिव थे, जनता पे जो है शोषण करते थे, राइट। उनको डरा धमका के रखते थे। तो जो हमारी उस टाइम की जो इंडिपेंडेंस के बाद जो सोसाइटी थी, उनका एक नेगेटिव परसेप्शन था रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, जो भी पुलिस होगी या जो भी ऑफिशियल्स होंगे, वो हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ऐसी जो भी सर्विसेज हम अपने आजाद भारत में नहीं देखना चाहते। लेकिन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि इंडिया ऑफ अ रीसेंट जो इंडिपेंडेंट हुआ है, और हमारा कोर ऑब्जेक्टिव था एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंडिया में एस्टैब्लिश करना। और अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो लिटरेसी रेट प्रिवेलिंग अमंग आवर सिटीजन्स वर क्वाइट लो, यानी कि जो साक्षरता हमारे जनमानस में थी, लोगों के बीच में बहुत ही कम थी। और जो पॉलिटिशियंस भी थे जिनके हाथ में इस कंट्री की कोर गवर्नेंस जानने वाली थी, पूरे कंट्री को जो कंट्रोल करने वाले थे, ये लीडर्स भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे गवर्नेंस को लेके, इतने इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था कि जो कंट्री की गवर्नेंस को जो है अपने बिहाफ पे कंटिन्यू कर पाए। तो एक क्वेश्चन मार्क था। और जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग सिचुएशन थी, एज यू नो कि उस समय पार्टीशन चल रहा था, बहुत ही इंस्टेबिलिटी थी, टर्मोइल थी। तो कुछ ऐसा सेटअप बनाना था जिससे कि स्टेबिलिटी आए, कुछ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स हों जो इस कंट्री की गवर्नेंस को स्मूथली रन कर सकें। तो लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों ने जो सिविल सर्विसेज को ऐसे पॉजिटिव रोल में डिस्क्राइब किया, राइट। उनका ये कहना था कि ऑल्दो हम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इतने एक्सपीरियंस नहीं है, पर कुछ ऐसे इंडियन नेटिव्स जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंडर जो है सिविल सर्विसेज में फंक्शन कर रहे थे, तो उनके पास एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का, राइट। तो वो फार मोर कैपेबल हैं कि वो इंडियन सेटअप पे जो है आज की जो भी हमारे टाइम की नीड और नेसेसिटी है उसके बिहाफ पे हमारे गवर्नेंस को रन कर सकेंगे। इसीलिए जो है सिविल सर्विसेज को इंडियन गवर्नेंस का जो है कोर वैल्यू या उसको जो है अडॉप्ट किया। नाउ अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉ या गवर्नेंस है उसको इफेक्टिवली जो है रन करेंगे। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस अराउंड 75 ईयर हो चुके हैं, 75 साल हमारे आजादी के हो चुके हैं। अब हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट भी क्वाइट इंप्रूव हो गई है, लोग काफी कॉन्शियस है अपने राइट्स को लेके, अपने वैल्यूज को लेके, हमारे पॉलिटिशियंस भी क्वाइट एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट। तो अब सिविल सर्विसेज का रोल क्या है, इसकी रीडेफिनेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और हम फर्दर जो है आइदर हिस्टोरिकली या अब सिविल सर्विसेज से क्या एक्सपेक्टेशंस या क्या उनसे जो हम उम्मीद रखते आए हैं वो हम देखते हैं। तो ऐसे ही नो कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को फ्रेम करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम फ्रेम हुई हैं उनका इंप्लीमेंटेशन करना, और जुडिशरी का काम होता है कि जो भी लॉ या जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग हो, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, राइट।
तो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव भी आपका दो फैक्शन में बटा हुआ है। एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि टेम्पररी इन नेचर, हम इंडिविजुअल जिनको चुनाव में वोट करके भेजते हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बीजेपी है, तो वो एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट वहां पे है। लेकिन जो सेपरेट आर्म है जिसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो होती है सिविल सर्विसेज, राइट। जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनका काम होता है इन लीडर्स, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है एडवाइस करना कि क्या पॉलिसीज, क्या लॉज जो है फ्रेम किए जाएं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज हो सकेंगे, राइट। और जैसे ये लॉ, ये रूल्स रेगुलेशंस हमारे लेजिस्लेटर में फ्रेम होते हैं और पास होके इन फॉर्म ऑफ एक्ट या रूल्स बन के आते हैं, तो इन्हीं सिविल सर्वेंट या इन्हीं एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड जो है होना चाहिए। यानी कि इनका कोर ऑब्जेक्टिव, जो वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव है कि लॉ का जो है इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी, लॉ और पॉलिसीज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, राइट। और जो भी पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं, इनका जो एडवाइस और से बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फील्ड में काम करते हो तो अपने रिच एक्सपीरियंसेस अपने पॉलिटिकल बॉसेस के साथ इनको जो शेयर करना होता है ताकि प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सके, राइट। अब क्योंकि ये ग्राउंड पे काम कर रहे हो और इनका जो है कोर ऑब्जेक्टिव इन इम्प्लीमेंटेशन इन पॉलिसीज, प्रोग्राम, रूल्स, लॉ, रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट इनका एक कोर ऑब्जेक्टिव जो है इंडियन मासेस की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फोकस करना, ताकि मोर एंड मोर इंडिविजुअल जो पॉवर्टी से बाहर आ सके। जो भी पावर्स एंड फंक्शंस इनको दिए गए हैं, कुछ सोच समझ के किए हैं, तो इनसे ये भी एक्सपेक्टेशन होता है कि उस पावर का यूज ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ करेंगे, राइट, और फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस करेंगे, जिससे जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्रमोट होंगी। और एज यू नो कि इंडिया ऐसी कंट्री है जो क्वाइट डाइवर्स है, यहाँ बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, स्टेट्स अलग अलग फैक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो सिविल सर्विसेज का जो नेचर है वो ऑल इंडिया इन नेचर है, राइट। इन ऑफिशियल्स की पोस्टिंग कहीं भी किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी पे मतलब इनको एलोकेट किया जाता है। तो इनकी एक कोर ऑब्जेक्टिव जो कंट्री में स्टेबिलिटी लाने की भी होती है, कि स्टेबल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, या तो फॉरेन कंट्रीज के साथ या हमारी कंट्री में भी जो है प्रॉपरली जो है एक स्टेबिलिटी मेंटेन है। तो ये जो रोल है हम अपने सिविल सर्विसेज से जो है अपने इस इंडियन डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पे जो है सिविल सर्विसेज क्वाइट इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली फंक्शन करेगी। नाउ सिंस कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए गए हैं और क्वाइट इन लार्ज इन नेचर हैं, जो एक इंडिविजुअल को अथॉरिटेटिव बना सकते हैं, एक डिक्टेटर अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने डोमेन में बना सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक माई बाप कल्चर की तरह देखी जाती थी, एक टर्म की तरह एक टर्म यूज होता था, माई बाप कल्चर। यानी कि जो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स थे ब्रिटिशर्स एरा या कॉलोनियल एरा के टाइम पे एक्सप्लॉइटेटिव थे, तो जनता की तरह एक माई बाप की तरह थे, यानी कि पब्लिक उनसे प्लीड करती थी कि आप हमारे लिए प्लीज ये काम कीजिए। और ऐसा कुछ परसेप्शन था, ऐसे लगता था जैसे सिविल सर्वेंट जो है, जो ऑफिशियल्स हैं, अपने जेब से निकाल के पैसा दे रहे हैं। बट रियलिटी इज कि जो सिविल सर्विसेज, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल फंक्शन करते हैं, ये लोगों के टैक्सेस से ही फंक्शन करते हैं। आप टैक्स पे करते हो तभी उनकी सैलरी आती है, और ये रिसोर्सेस या जो भी बजट या जो भी किसी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी स्कीम जो पब्लिक बेनिफिट के लिए बनी हुई है, ये भी गवर्नमेंट द्वारा ही एलोकेट होती है। तो ये सिविल सर्वेंट अपनी जेब से तो कुछ दे नहीं रहे, राइट। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि जो ये अपना फंक्शन, जो भी पावर्स एंड फंक्शंस इनको दिए गए हैं, वो एक राइट पर्सपेक्टिव से करेंगे, यानी कि इनका जुडिशियस यूज करेंगे, एक एथिकल पर्सपेक्टिव से करेंगे। जो भी ये काम करेंगे वो जनता की बेनिफिट के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए करेंगे, और पावर्स का जो यूज या मिसयूज नहीं होगा, राइट। अब क्योंकि ये सिविल सर्वेंट जो है एक पब्लिक ऑफिशियल है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जो ऑन ग्राउंड फंक्शन करते हैं, और इनका कोर ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिसीज, प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन होना, राइट। और हम इंडियन सिटीजन्स या जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, अपने वोट के द्वारा एक जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या जो भी हमारा लीडर होता है उसको चूज करते हैं, और उससे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये जो इलेक्टेड लीडर है हमारे बिहाफ पे काम करेगा। तो सिविल सर्वेंट का एक एथिकल डोमेन ये भी होता है कि जनता के बीच में गवर्नमेंट से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सके, राइट। भरोसा होना बहुत जरूरी है जनता के बीच में और शासक के बीच में, या जो भी सरकार है उसके बीच में एक पब्लिक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है।
और सिविल सर्विसेज जो भी ऑफिशियल हैं उनको जो है इस वैल्यू को अपहोल्ड करना बहुत ही नीड और नेसेसरी है। बिसाइड्स बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर इन गवर्नमेंट ऑफिशियल को दी जाती है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑन ग्राउंड जो भी ये डिसीजन, जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं वो एथिकल हो, यानी कि सही हो, उनको गलत और सही का एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जो है वो एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है कर सकते हैं। बिसाइड्स क्योंकि ऑफिशियल अपने डिपार्टमेंट के टॉप नॉच ऑफिशियल होते हैं, एक टॉप मैनेजर या टॉप लीडर होते हैं, तो उनका एक कोर ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन और मिसकंडक्ट जैसी एक्टिविटी को भी प्रिवेंट करेंगे। साथ ही साथ अपने ऑफिशियल से अपने नीचे जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं या सोसाइटी एट ए लार्ज एक प्रोफेशनल तरीके से फंक्शन करेंगे, कुछ भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसी नहीं होगी, जो भी कायदे कानून नियम रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और पब्लिक में अपना ट्रस्ट जो एस्टैब्लिश करेंगे। और क्योंकि हम एक इंडियन डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, राइट, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन हमारी एक इम्प्लिसिट राइट है, हमारा एक जन सूचना का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार की तरह है, तो इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिविल सर्विसेज की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को जो है प्रमोट करें। एंड फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, जो भी ऑफिशियल्स फंक्शन कर रहे हैं, राइट, उसमें जो है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब एक सिविल सर्वेंट या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसके अंदर एक इंटीग्रिटी होगी, यानी कि एक सत्यनिष्ठता होगी अपने जॉब के प्रति, अपने जो भी नौकरी कर रहा है उसके प्रति। अगर आप उसके अंदर सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी नहीं है, अपराइटनेस नहीं है कि मुझे ये चीज कायदे कानून से करना है क्योंकि ये मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी को इंपैक्ट करेगा, तो इन ऑफिशियल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी और इंटीग्रिटी जो है हमारे इंडियन गवर्नेंस में जो है मेंटेन करके रखेंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये सारी एक्सपेक्टेशंस इन ऑफिशियल से तो रखी गई हैं, राइट। सिविल सर्विसेज का रोल भी जो है इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है ये भी हमने देख लिया, इनको एथिकली कैसे फंक्शन करना है ये भी हमने देख लिया, यानी कि हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस विद सिविल सर्विसेज इन इंडियन डेमोक्रेसी देख ली है। लेकिन इन रियलिटी क्या है, रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है या ब्यूरोक्रेसी वेल टू डू फंक्शन कर रही है? तो सिर्फ इसी केस स्टडी के एनालिसिस पे अगर हम देखें तो ये टॉप नॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपने कुत्ते को शाम को इस स्टेडियम के ट्रैक पे घुमाने के लिए हमारे इंडिया के जो फ्यूचर के प्रॉमिसिंग एथलीट्स है उनसे जो है इस स्टेडियम को जो है फोर्सफुली खाली करवा दिया। तो कहां तक ये एथिकली जस्टिफाइड है? इन टॉप नॉच ऑफिशियल्स को कुछ इतने इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं, इन टर्न इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो भी एथलीट्स हैं वो कल के दिन फ्यूचर में कंट्री के लिए मेडल लेके आएंगे, तो उनके लिए कुछ अच्छी ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि वो प्रॉपरली ट्रेन कर सकें या फंक्शन कर सकें। लेकिन इन टर्न इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कुछ और ही किया, अपने पावर का मिसयूज किया, मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये अपने कुत्ते को जो शाम को 5 बजे इस ट्रैक पे जो है घुमाएंगे। तो इससे क्या एक इशू डेवलप होता है? सबसे पहले तो मीडिया में क्रिटिसिज्म आया, राइट, और जो पब्लिक का परसेप्शन है यानी कि जो पब्लिक ट्रस्ट है इन सिविल सर्वेंट्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हुआ। यू कैन सी ये जो मीडिया में हाईलाइट दिया गया है, रेमेडी ऑफ पावर ड्रंक बाबू, यानी कि ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का क्रिटिसिज्म था कि एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है, लेकिन आजादी के 75 साल भी ऐसा कुछ टर्म मीडिया के द्वारा यूज किया जा, रेमेडी ऑफ पावर ड्रंक बाबू, इनको जो सत्ता के चूर में, सत्ता के नशे में चूर जो है बाबू की तरह देखा जा रहा है, ये तो मीडिया का एक ऑब्जेक्टिव हुआ। और हम कुछ अगर रियल लाइफ इंसिडेंसेस पे देखें जो कि ट्विटर पे कुछ पब्लिक ओपिनियन है, तो उन्होंने जो है सिविल सर्विसेज या इन गवर्नमेंट ऑफिशियल की मॉकरी कैसे की है। अब ये आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ने लिखा है कि दिस ऑफिशियल, इनका नाम लेना जरूरी नहीं, एनोनिमस ही रखते हैं, एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर who ordered the evacuation of stadium to allow for a dog walk has been compulsory retired by the government. Now she had more time for walking and with her dog, but the challenge is finding a vacant stadium. तो एक sarcastic से इनका जो ओपिनियन है जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के प्रति आपको दिखता है कि कैसा पब्लिक का ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ बनता है अगर कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं। एक और ट्विटर यूजर ने हिंदी में लिखा है,
कि दिल्ली में कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाली आईएएस ऑफिसर को केंद्र सरकार ने जबरन रिटायर किया, राइट। अब वो पूरे दिन आराम से कुत्ता घुमा सकती हैं। यू कैन सी कैसा ओपिनियन है पब्लिक का अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपने पावर का मिसयूज करते हैं, एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल ना सेट करके एक नेगेटिव एग्जाम्पल सोसाइटी में इम्पैक्ट करते हैं, तो एज एन रिप्रेजेंटेटिव और सिविल सर्विसेज लॉबी आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, ये ओपिनियन आपका जो पीपुल्स का दिखता है। और मीडिया जो कि फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कुछ ऐसी टैगलाइंस पूरे सिविल सर्विसेज के लिए यूज करती है, जिसमें ऑल्दो हमारे बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है कवर अप हो जाते हैं, जिनको एक नेगेटिव डोमेन से देखा जा सकता है, राइट। अब एथिकल के पर्सपेक्टिव से इस इंसिडेंट को हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व थे। इन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो भी आईएएस कपल थे, इन्होंने फोर्सफुली जो है हमारे एथलीट्स को स्टेडियम से इविक्ट करा दिया, ऑल बिकॉज कि इनको अपने कुत्ते को जो शाम के 5 बजे उस ट्रैक पे जो है टहलाना था। तो एथिकल इश्यूज में हम देख लेते हैं, और ये की एथिकल इश्यूज के पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हैं। इन की पॉइंट्स का यूज हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में करना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज ऐसी नो कि आपके पास 150 और 250 वर्ड की लिमिटेशन होती है। तो सबसे पहला जो एथिकल इशू या कंसर्न है वो है ब्यूरोक्रेटिक एलिटिज्म विद पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो एलाइड बिहेवियर है कि हम ही सब हैं, हम ही राजा हैं, राइट, उसका कंपैरिजन अगर पब्लिक सर्विसेज से किया जाए, यानी कि एक सिविल सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक सर्विस यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेगी, राइट। उसको इसीलिए कुछ पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं कि वो सोसाइटी एट अ लार्ज उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। लेकिन एट द एंड जो है इस इशू में क्या होता है, एक एलाइड बिहेवियर शो होता है कि आप भाई स्टेडियम खाली कीजिए, हमें अपने कुत्ते को घुमाना है, ठीक है, आप एथलीट हैं, इंडिया के लिए कंपीट करते हैं, वो बात की बात है, हमें अपने कुत्ते को घुमाना है। तो क्या शो करता है, एक ब्यूरोक्रेटिक एलिटिज्म कि ये स्टेडियम हमारा है, राइट। जो ऑफिशियल हैं उनकी जो ओनरशिप एक डिक्टेटर की तरह है, राइट। तो एक ब्यूरोक्रेटिक एलिटिज्म जो है शो करता है इन ऑफिशियल्स का, और इनसे एक्सपेक्टेड क्या होता है कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये एलिटाइज बिहेवियर जो है, एलिटिस्ट बिहेवियर जो शो करते हैं। दूसरा आपका है जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट वर्स पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। जब भी आप सिविल सर्विसेज में आते हैं तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि आप ऑन ग्राउंड जो है इन चीजों को करेंगे, राइट। लेकिन इन द एंड आपने किया क्या है, आपको जो भी पावर्स एंड फंक्शंस दी गई हैं उसमें आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कोई भी इंडिविजुअल लॉ के ऊपर नहीं, यानी कि कायदे कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन इस केस में इस प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं इन्होंने अपने आप को ऊपर रखा, राइट। पब्लिक या इन एथलीट्स के इंटरेस्ट की जगह अपने आप को ही सुप्रीम समझा। तो एक दूसरा एथिकल इशू इस इंसिडेंट से रिलेटेड एथिकल पर्सपेक्टिव से वो है आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट वर्स पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो एज एन इंडिविजुअल या एज एन सिविल सर्विसेज ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल, जब भी आप किसी सर्विसेज में अपॉइंट होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और उनके कुछ एस्पिरेशंस और गोल होते हैं। तो एज एन अपॉइंटी या एज एन ऑफिशियल ऑफ दैट एन ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी आपको पावर्स, फंक्शंस जो भी दिए गए हैं और काम करने के लिए, उनको जो है आप एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एक कंडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर कंडक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप उस पर फंक्शन करेंगे, राइट। नाउ एज ए सिविल सर्वेंट भी, एज एन गवर्नमेंट ऑफिशियल भी, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो एडवाइसेस करती है, रूल्स में मैंडेटेड होता है कि आप अपनी सर्विसेज को किन किन दायरे में रह के जो है फॉलो कर सकते हैं, राइट। और क्योंकि कुछ ऐसे पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं और कोर ऑब्जेक्टिव आपका जो है पब्लिक की वेलफेयरिज्म के लिए काम करना है, और इन पावर्स का मिसयूज ना हो, राइट, क्योंकि ये पावर्स इतनी लार्जर है, इनका मिसयूज ना हो, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे और सोसाइटी में भी एट ए लार्ज जो रूल ऑफ लॉ को जो है इंप्लीमेंट करेंगे। रूल ऑफ द लॉ इन द सेंस कि सारे इंडिविजुअल जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो लॉ यानी कानून के समक्ष जो है समानांतर है, कोई भी डिफरेंस लॉ के सामने नहीं है, यानी कि नोबडी इज अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सबको समानांतर तरीके से देखा जाएगा।
और ये रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है इन सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल पे भी इम्प्लिसिट होता है। लेकिन इस कोड ऑफ कंडक्ट, इस प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट से इस केस स्टडी में पर्टिकुलरली इनका जो है इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का पर्सनल इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है। यानी कि उनसे ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो भी वहां पे स्टेडियम में या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है उसको प्रॉपरली डील करेंगे, लेकिन इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या था, कुत्ते को घुमाना, राइट। तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। एक कोड ऑफ कंडक्ट देखा जा रहा है कि वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे। स्टेडियम बना है एथलीट्स के लिए, उनके प्रैक्टिसिंग के लिए, और उसको जो है आप उनको इवेक्ट करके अपने कुत्ते को टहला रहे हैं। तो ये एक एथिकल इशू जो है इससे रिलेटेड है। और तीसरा जो है आपका इंडिविजुअल इगोइज्म वर्स पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी ऑफिशियल हैं, इनका ईगो इतना हायर है कि वो सारे एथलीट्स को जो है स्टेडियम से इवेक्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम ही माई बाप हैं, हम ही सुप्रीम है, हम ही किंग है, जो स्टेडियम में बोलेंगे वही होगा, राइट। और इस बिहाफ पे उन्होंने जो है पब्लिक सर्विस यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट या उन एथलीट्स के जो भी इंटरेस्ट थे उनको दरकिनार करके अपने इंटरेस्ट को जो है प्रिवेल करा। तो ये अपना एथिकल इशू इस केस स्टडी से रिलेटेड है। तो ये 3 डायमेंशन है जिस पे हम इस ओवरऑल इंसिडेंट्स को डील कर सकते हैं। और ये इस एथिकल इश्यूज या जो भी मिस गवर्नेंस या जो भी अथॉरिटेरियन एक्टिविटी इन ऑफिशियल से की गई है उसका इम्पैक्ट एट अ लार्ज इन सोसाइटी या इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या पड़ने वाला, वो ये सारा कुछ है। कि एज आई डिस्कस कि ब्यूरोक्रेसी को जो है कॉलोनियल रूल का हिस्सा देखा जा रहा था, ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर देखा जा रहा था, और आज भी इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी ऐसी सर्विसेज को एक वीआईपी कल्चर का हिस्सा देखा जा रहा है, जिसमें जो मास्टर जो है, जो भी सुप्रीम जो भी ऑफिशियल होते हैं, वो सर्टेन एग्जेम्पलरी पावर्स एंड फंक्शंस ओवर कॉमन सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिकों को जो भी पावर्स उनके ऊपर जो है अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने आप को समझते हैं। तो एक तो वीआईपी कल्चर ये शो कर रहा है कि ये इस इंसिडेंट्स के बाद जो भी सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपिनियन बनेगा कि एक वीआईपी कल्चर से बिलोंग करते हैं। दूसरा मैंने डिस्कस किया था रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, कि लॉ के सामने जो है सभी समकक्ष, जो कानून के सामने सभी समानांतर हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेज या जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम पब्लिक के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं और इन गवर्नमेंट ऑफिशियल को सर्टेन डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लॉ एंड रूल्स इन पॉलिसीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, लेकिन हो क्या रहा है, इनका मिसयूज हो रहा है। और वो कर क्या रहा है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है क्रिएट कर रहा है। स्टेडियम एज यू नो कि एथलीट्स के प्रैक्टिसिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन किया क्या गया, कुत्ते को घुमाना है, यानी अनफेयर यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी, और ये लार्जली जो ओवरऑल कंट्री में भी हमारे हो रहा है। और इससे होता है क्या है, पब्लिक के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। उस सिविल सर्विसेज को पब्लिक को जनरली जो है कि ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस के बाद जनता और इन सिविल सर्विस ऑफिशियल्स के बीच में एक डेफिसिट, एक दूरियां बनती जा रही हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है। और अगर ऐसी कुछ अथॉरिटेरियन एक्टिविटी या अपने पावर्स का मिसयूज अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है, राइट। एज एन सिविल सर्विसेज ऑफिशियल, यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस प्रॉपर्टी एज वेल एज इंटीग्रिटी, यानी कि एक ऑनेस्ट ऑफिशियल, एक अपराइट ऑफिशियल आपसे एक्सपेक्टेशंस होता है। लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटी आप अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है। एंड मोर ओवर ये आपके एटीट्यूड को भी शो करता है। देयर इज अ टॉपिक रिलेटेड टू एटीट्यूड, आपके मनोविज्ञान, आप क्या सोचते हैं जनता के प्रति। हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं और ऑफिशियल बनने के लिए जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम पब्लिक की सर्विस करेंगे, जनता की सेवा के लिए काम करेंगे, गरीबी हटाएंगे, भुखमरी हटाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऑफिशियल बनते हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या होता है, आप इन सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स को जो है एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, राइट। गरीबी आपको हटानी थी, लेकिन आप खुद करप्ट एक्टिविटीज करके अमीर बने जा रहे हो। पावर्स का जो भी आपको पावर्स फंक्शन दिए गए हैं कि सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन पावर्स का यूज करके आप अपने आप को जो किंग की तरह दिखाना चाह रहे हो, अपने अथॉरिटेरियन बिहेवियर को शो कर रहे हो, तो क्या दिखाता है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स। और ऐसी एक्टिविटीज सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक इंडिविजुअल इंपैक्ट नहीं होता, आपका पूरा का जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इंपैक्ट होता है। एक नेगेटिव परसेप्शन जाता है सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि अभी भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाबू की तरह देखा जाता है, टर्म यूज किया जाता है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही यूज किया जाता है। और
ऑल्दो ये एक्सपेक्ट किया गया है कि सिविल सर्विसेज जो है इंडियन डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करेगी, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सिविल सर्विसेज जो इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के एंटीथेटिकल है, यानी जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट में जो सिविल सर्विसेज हमारे कंट्री में जो फंक्शन करती है। तो ये सारी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है और उनका इम्प्लीकेशन एट अ लार्ज इंडियन सोसाइटी या विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ओवर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है क्या पड़ेगा, ये सारा जो है इस एनालिसिस पे हमने डील किया विद द पर्सपेक्टिव ऑफ केस स्टडी जो हमने स्टेडियम में लिया था, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन इसका मेजर क्या लेना होगा, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे। अब एज आई मेंशन कि गवर्नमेंट जो अपने सिविल सर्विसेज रूल में कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट रखती है, जिसमें ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को मैंडेट करती है कि कुछ लॉ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो फंक्शन करेंगे। लेकिन ये तो हुआ बाहर से, राइट। एक्सटीरियरली कुछ लॉ कानून जो है बनाए गए जिसपे इनकी कंडीशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है या एक बाउंड्री डिफाइन की जाती है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज एन गवर्नमेंट ऑफिशियल या एज एन ह्यूमन बीइंग हमारी भी कुछ प्रोएक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें हमें अपना दायरा डिफाइन करना चाहिए कि हमें कैसे जो है सर्विसेज में या पब्लिक में फंक्शन करना है। तो अगर कुछ आप एक क्रेडिबल ऑफिसर या क्रेडिबल इंडिविजुअल हैं और सोसाइटी में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी एट ए लार्ज को फायदा हो रहा है, तो एक एग्जाम्पल होंगे सोसाइटी के लिए, सिविल सर्विसेज की एक पॉजिटिव इमेज बनेगी और आपके जो जूनियर्स कलीग हैं उनके लिए भी आप एक लीडिंग एग्जाम्पल बनेंगे। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप विद एटमोस्ट ट्रूथफुलनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपके नीचे वाले ऑफिशियल या आपके जो पीयर कलीग्स हैं उनके अंदर में भी एक भावना डेवलप होगी अपने काम को जो है सही तरीके से फंक्शन करने का। और मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाया जिसमें आपका दायरा डिफाइन किया गया है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपका कंसाइंस भी आपकी अंतरात्मा से भी आपको ये देखना होगा कि क्या चीज आप सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आप गरीबों को गरीबी हटाने के लिए आए थे, तो क्या आप गरीबी हटा रहे हैं, वेदर यू आर इरेडिकेटिंग प्रॉपर्टी या करप्ट एक्टिविटी करके आप जो अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। तो आपकी कंसाइंस भी एक गाइडिंग फैक्टर होने चाहिए बिसाइड्स एनी अदर रूल्स रेगुलेशन दैट हैज बीन फ्रेम्ड। और दूसरा जो है एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए इन ऑफिशियल्स के अंदर जो है। अब सिविल सर्विसेज में जैसे ही हमारा सिलेक्शन होता है, आप देखते हैं कैसा स्टारडम सोसाइटी में बन जाता है, आप एक किंग की तरह देखे जाते हो, मीडिया में पब्लिसिटी हो जाती है। तो आउट ऑफ नोवेयर आप अपने स्ट्रगलिंग डेज ऑफ प्रिपरेशन से जो है जैसे ही आप सर्विसेज में आते हो, एक किंग साइज एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि अब तो हम ही हैं जो हैं, बाकी लोग दे आर ऑफ नो यूज, यानी कि लाखों में एक आप हो जाते हैं। आपके अंदर ये माइंडसेट हो जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट के हम ही राजा हैं। और इंटर्न आप करते क्या हो, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप वेलफेयरिज्म के लिए काम करोगे, लेकिन आप करते क्या हो, आप हो जाते हो इन द टर्म डिक्टेटर। तो ये एटीट्यूडनल चेंज होना बहुत ही जरूरी है कि हम जो है इन्फ्लुएंस ना हो स्टारडम या मीडिया पब्लिसिटी या ऑल बिकॉज ऑफ मनी, करप्ट एक्टिविटीज न करें, इन चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो और हम अपने कोर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें कि पॉवर्टी इरेडिकेशन एट ए लार्जर जो है वेलफेयरिज्म पे हमारा जो काम हम कर सकें। तो एक एटीट्यूडनल चेंज होना हमारे सिविल सर्वेंट ऑफिशियल्स में होना बहुत ही जरूरी है। एंड नेक्स्ट, अब क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, लिटरेसी बढ़ चुकी है, देयर्स मोर प्रोएक्टिविटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो मीडिया और सिटीजन्स का रोल भी क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीडिया एज यू नो कि फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी देखी जाती है, मानी जाती है। तो मीडिया का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करे और इन गवर्नमेंट या इन सिविल सर्वेंट ऑफिशियल्स को मैंडेट करे कि जो भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं वो विद ड्यू ऑनेस्टी हो। और साथ ही साथ सिटीजन्स को भी अपने पावर, अपने राइट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो प्रियम्बल है उसकी सबसे पहली लाइनिंग है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे कंट्री में हम जो सिटीजन्स हैं हम सबसे पावरफुल हैं, राइट। हमारे बिहाफ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हमें रियलाइज करना है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे लिए फंक्शन कर रहे हैं। तो ये जो माई बाप वाला कल्चर है जो हम ऑफिशियल्स या नेताओं को जो बहुत उससे भगवान की तरह देखते हैं, ऐसा नहीं देखना। सुप्रीम अपने आप को समझना है और ये सोचना है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें ये इन्फोर्स करना है कि ये जो सिविल सर्वेंट ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें।
तभी जाके ये जो वीआईपी कल्चर है वो एंड हो पाएगा और सोसाइटी में इक्विटी इक्वालिटी जो प्रमोट हो पाएगी, और जो हम एक परस्पर एक शाइनिंग इंडिया का कंसेप्ट देख रहे हैं वो तभी जो है पूरा हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, जिसमें आज हमने इस केस स्टडी को एनालाइज किया। इसमें क्या रूल गवर्निंग रूल है जिसके बिहाफ पे जो इनको कंपलसरी रिटायर किया गया है, ये डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट के पास है या नहीं है, ये हमने देखा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है और सिविल सर्विसेज ऑफिशियल से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो हमने देखा। और इन टर्न ये देखा कि क्या सिविल सर्विसेज अब तक इफेक्टिव रही है इन चीज़ों को फंक्शन करने में, और अगर इनएफेक्टिविटी रही है सिविल सर्विसेज के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, तो इन टर्न सोसाइटी मीडिया इन पे क्या ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, या सिविल सर्विसेज को सोसाइटी द्वारा जो है कैसे देखा जा रहा है, और उनमें जो है कैसा मिसट्रस्ट जो है बिल्डअप होता है। और कुछ हमने एथिकल इश्यूज इस केस स्टडी के पर्सपेक्टिव में देखे थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। So this is all for today. Hope you liked the session. If you have liked it, then please do like and subscribe and help us reach to the maximum of the population. Till then, goodbye and all the best.